slavery rose the man who would shape an empire. True founder of the Delhi Sultanate. But after him, destiny chose a woman, India's first woman ruler, defying tradition, defying power. A warrior queen. A forbidden love. We're under attack! भारत के इतिहास का वो अध्याय जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया। हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की, जिसे लोग गुलाम का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद ऐबक का गुलाम था। सन 1215 तराइन का तृतीय युद्ध। यहीं पर इल्तुतमिश ने यालदौजे को पराजित कर दिया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया और शासक बनने के लिए 1229 ईस्वी में खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिल्लत यानी डिग्री हासिल की। उसे गुंबद और मकबरों के निर्माण का जनक कहा जाता है। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ भी इल्तुतमिश ने ही किया। इक्ता एक अरबी शब्द था, जहां कर्मचारियों को वेतन की जगह भूमि दिया जाता था। उसने 40 तुर्क सरदारों की एक सलाहकार परिषद बनाई, जिसे कहा गया तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल। इसी समय जब ख्वारिज्म का शासक जियाउद्दीन मांगबरनी भागकर दिल्ली आया, तो उसके पीछे भयंकर आक्रमणकारी चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। लेकिन इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण नहीं दी। इतिहास उसे शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहता है। वो शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया और फिर 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले उसने अपने पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब इतिहास का अगला अध्याय, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। But after him, भारत की पहली महिला destiny शासिका, chose a जो woman. दरबार में पुरुषों की भांति कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर आती थीं। यही कारण था कि 40 तुर्क सरदारों को ये बात कभी पसंद नहीं आई। दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत, जो अश्वशाला का प्रधान था, रजिया से उसके गहरे संबंध थे और रजिया ने उसे अमीर आखिर नियुक्त किया। लेकिन पंजाब के भटिंडा का इक्तदार मलिक अल्तुनिया, उसने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। नतीजा युद्ध हुआ। युद्ध हारते हारते रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। दिल्ली लौटते समय हरियाणा के कैथर में डाकुओं के हमले में रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी और इस तरह रजिया सुल्तान असफल शासिका साबित हुई। इतिहासकार एल्फिंस्टन कहते हैं, अगर रजिया महिला न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में गिना जाता। इतिहासकार मिन्हाज की कलम से, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभकारी होते। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यही है इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सत्ता, संघर्ष और समाज कभी भी सरल नहीं रहे।
नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, उसके शुरुआती दौर में। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, कुछ नोट्स हैं जो दो बहुत ही अहम किरदारों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश और उनकी बेटी रजिया सुल्तान। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इन स्रोतों को देखें, समझें कि उनके दौर की खास घटनाएं क्या थी, उनकी नीतियां कैसी थी और उनका मतलब असर क्या रहा आगे चलकर। जरूर, बहुत दिलचस्प दौर था ये सल्तनत के लिए। हाँ, और कहानी शुरू होती है इल्तुतमिश से। एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कभी-कभी गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। और ऐबक खुद मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मतलब क्या सफर रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने न सिर्फ सत्ता हासिल की बल्कि सल्तनत को एक शक्ल दी। सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठे तो मुश्किलें तो बहुत थी उनके सामने। सल्तनत नहीं थी। हाँ, और दावेदार भी कई थे। एक बड़ा मोड़ आया 1215 ईस्वी में, तराइन की तीसरी लड़ाई। यहाँ इल्तुतमिश ने अपने एक बड़े दुश्मन ताजुद्दीन याल्दोज को हराया। ये वही तराइन का मैदान है जहाँ पहले भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी की लड़ाइयाँ हुई थीं। जी हाँ। और याल्दोज जैसे ताकतवर दुश्मन को हराना इल्तुतमिश के लिए बहुत जरूरी था। ये सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था। अच्छा। ये एक तरह से ऐलान था कि दिल्ली सल्तनत पर अब उनका कंट्रोल है। इससे पहले मतलब सत्ता थोड़ी बटी हुई थी, कई लोग अपना दावा जता रहे थे। इस जीत ने दिखाया कि इल्तुतमिश सत्ता को दिल्ली में सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं। सही। और ये सिर्फ मतलब फौज के जोर पे ही नहीं हुआ, उन्होंने अपने शासन को एक तरह से वैधता भी दिलाई है ना। बिल्कुल, उन्होंने सुल्तान का खिताब अपनाया। हाँ, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, मस्जिदों में जो शासक का नाम लिया जाता है। जी। और एक बहुत बड़ा कदम था राजधानी बदलना, लाहौर से दिल्ली ले आए। खिल्लत वाली बात 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला उन्होंने भेजी थी। हाँ, खिल्लत वो एक तरह का क्या कहते हैं मान्यता पत्र था, सम्मान का प्रतीक। उस जमाने में खासकर इस्लामी दुनिया में खलीफा से ऐसी मान्यता मिलना बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। क्यों? मतलब इतनी अहम क्यों थी? देखिए, इल्तुतमिश के लिए ये और भी ज्यादा अहम था क्योंकि वो गुलाम रह चुके थे। अच्छा, हाँ। तो खलीफा की ये मोहर, ये उनके शासन को वो लेजिटिमेसी, वो वैधता देती थी जिसकी उन्हें पुराने अमीरों और दूसरे शासकों के सामने जरूरत थी। एक तरह से आधिकारिक पुष्टि थी कि हाँ, आप ही सुल्तान हैं। और दिल्ली को राजधानी बनाना ये क्यों इतना अहम था? लाहौर क्यों नहीं? देखिए, दिल्ली का चुनाव बहुत सोचा समझा था। लाहौर जो था वो सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा के काफी करीब था। हाँ, हमलों का खतरा रहता होगा। बिल्कुल, मंगोलों का और दूसरे समूहों का। दिल्ली ज्यादा महफूज थी, सेंटर में थी। तो इससे राजधानी बनाने से न सिर्फ राजनीतिक कंट्रोल बेहतर हुआ, बल्कि धीरे धीरे दिल्ली एक बड़ा सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी बन गई। इसका असर तो सदियों तक रहा। अच्छा, अब अगर प्रशासन और दूसरी चीजों पर आए तो इल्तुतमिश का नाम कई चीजों में पहली बार आता है। जैसे कहते हैं कि भारत में गुंबद और मकबरा बनाने की जो कला है, हाँ, उसका श्रेय काफी हद तक उन्हें जाता है। सुल्तानगढ़ी में जो उनके बेटे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है, वो पहला माना जाता है। हाँ, उसे शुरुआती उदाहरणों में गिना जाता है। और प्रशासनिक तौर पर उन्होंने इक्ता व्यवस्था शुरू की। ये क्या थी इक्ता व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था, देखिए, ये प्रशासन और सेना दोनों को संभालने का एक तरीका था। इसमें होता ये था कि जो बड़े सैनिक अधिकारी या अमीर होते थे, उनको तनख्वाह कैश में नहीं बल्कि जमीन के टुकड़े दिए जाते थे। अच्छा, लैंड ग्रांट्स। हाँ, इन्हें ही इक्ता कहते थे। अब इस जमीन से वो टैक्स वसूलते थे, अपना और अपनी सेना का खर्चा चलाते थे। और उन्हें अपने इलाके में कानून व्यवस्था भी देखनी होती थी और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देनी होती थी। तो ये सिर्फ सैलरी नहीं थी, ये कंट्रोल का भी तरीका था दूर के इलाकों पर। बिल्कुल सही, ये प्रशासन और नियंत्रण दोनों का एक बहुत कारगर जरिया था उस समय। और एक और चीज उन्होंने बनाई थी, वो 40 तुर्क सरदारों वाली काउंसिल। हाँ, तुर्कानी चेहालगानी या 40 दल। 40 दल, ये सलाहकार परिषद थी। हाँ, इल्तुतमिश ने अपने भरोसेमंद 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया था सलाह मशवरे के लिए। शुरू में तो ये मददगार रहा होगा, सुल्तान को ताकतवर अमीरों को बैलेंस करने में मदद मिली होगी। लेकिन यहीं एक पेंच था। ये 40 दल वक्त के साथ इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो खुद ही किंग मेकर बन गया। अच्छा। हाँ, सुल्तान कौन बनेगा कौन हटेगा, इसमें उनका बहुत दखल हो गया। ये इल्तुतमिश की एक ऐसी देन थी जो बाद के सुल्तानों के लिए और खासकर रजिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई। ये तो विडंबना है। और हाँ, सिक्के
हमारे नोट्स में है कि वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने एकदम शुद्ध अरबी स्टाइल के सिक्के चलाए। जी हाँ, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। टंका और जीतल, इन्हें भारत में इस्लामी मुद्रा प्रणाली का असली संस्थापक भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और ये सिर्फ सिक्के बदलना नहीं था, एक स्टैंडर्ड, एक मानक मुद्रा, वो भी शुद्ध धातु की। चलाने से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है, व्यापार करना आसान होता है। और ये सल्तनत की अपनी पहचान, उसकी सॉवरेनिटी, संप्रभुता को भी मजबूत करता है। जब आपके अपने स्टैंडर्ड सिक्के चलते हैं तो ये आपकी ताकत का प्रतीक है। सही बात है। और ये टंका और जीतल तो काफी लंबे समय तक चलते रहे, जो दिखाता है कि ये कितने सफल थे। इल्तुतमिश के वक्त में बाहरी खतरे भी थे। एक बहुत बड़ा खतरा मंगोलों का था। हाँ, चंगेज खान का। हुआ यह था कि ख्वारिज्म का एक शासक था, जियाउद्दीन मांगबरनी। चंगेज खान उसका पीछा करते करते सिंधु नदी तक, मतलब दिल्ली सल्तनत की सरहद तक आ पहुंचा था। जी लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक मूव था। कैसे? अगर वो मांगबरनी को शरण देते तो चंगेज खान का सीधा हमला दिल्ली सल्तनत पर होता। अच्छा। और उस समय मंगोलों की ताकत के सामने ये नई नवेली सल्तनत शायद टिक नहीं पाती। ये सल्तनत के लिए तबाही हो सकती थी। तो उन्होंने एक बड़े टकराव को टाल दिया। बिल्कुल, उन्होंने सल्तनत की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ भावनाओं में नहीं बहते थे, बल्कि लंबी सोच रखते थे। फिर 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही अनोखा था। हाँ बिल्कुल। उनके बेटे भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। सोचिए, 13वीं सदी का भारत। हाँ, जहां समाज पूरी तरह पुरुषों के कंट्रोल में था, वहां एक सुल्तान अपनी बेटी को गद्दी सौंप रहा है। ये वाकई एक क्रांतिकारी फैसला था। ये दिखाता है कि इल्तुतमिश अपनी बेटी की काबिलियत को पहचानते थे, शायद बेटों से ज्यादा योग्य समझते थे। लेकिन साथ ही ये फैसला सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी था। वो तुर्की अमीर, वही चालीसा दल जो पहले ही इतने ताकतवर हो चुके थे, क्या वो एक औरत को सुल्तान मानते? यही सवाल था। इल्तुतमिश ने रजिया को चुना तो, लेकिन उनके रास्ते में बहुत बड़ी मुश्किल भी छोड़ दी थी। और हुआ भी वही। रजिया सुल्तान बनी भारत की पहली महिला शासिका, लेकिन राह आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जानकारी यह है कि उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया, मर्दों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए, कोट जिसे कुबा कहते थे, और टोपी कुलाह। हाँ, और दरबार में आने लगी, हाथी पर बैठकर जनता के बीच भी जाती थी। ये बातें उन तुर्की सरदारों यानी चालीसा दल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जाहिर है, वो चाहते थे कि रजिया बस नाम की सुल्तान रहे और असली ताकत उनके हाथ में हो। लेकिन रजिया का ये रवैया, ये क्या दिखाता था? ये उनका आत्मविश्वास, उनकी आजादी दिखाता था। वो सिर्फ नाम की सुल्तान बनकर नहीं रहना चाहती थीं, वो सच में हुकूमत करना चाहती थीं। लेकिन उस दौर के तुर्की अमीरों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। एक औरत के सामने सिर झुकाना उन्हें अपनी तौहीन लगता था। उनका मर्दों की तरह दरबार चलाना उनके लिए सीधी चुनौती थी। और फिर एक और मामला था जिसने शायद आग में घी डाला। हाँ, याकूत वाला मामला। रजिया ने एक अबिसिनियाई गुलाम जमालुद्दीन याकूत, उस पर काफी भरोसा दिखाया। उसे अमीर आखोर यानी घुड़साल का मुखिया बना दिया। ये बड़ा पद था। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि रजिया और याकूत के बीच नजदीकियां थीं। हाँ, और इससे तुर्की सरदार और भी भड़क गए। याकूत की तरक्की ने उन्हें कई वजहों से नाराज किया। एक तो याकूत तुर्क नहीं था। अच्छा, नॉन तुर्क था। हाँ, तुर्की अमीर सत्ता में किसी गैर तुर्क का दखल पसंद नहीं करते थे, खासकर इतने ऊंचे पद पर। उन्हें लगा रजिया जानबूझकर तुर्की गुट को कमजोर कर रही हैं। और दूसरा रजिया और याकूत के रिश्तों की जो अफवाहें थीं, उन्होंने अमीरों को रजिया के चरित्र पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। अब उन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, वो तो इतिहास की बात है। लेकिन अमीरों ने इसे रजिया के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो क्या याकूत की नियुक्ति ही वो ट्रिगर पॉइंट था? ये एक बड़ा कारण जरूर था। एक बहाना मिल गया उन लोगों को जो पहले से ही रजिया के खिलाफ थे। लेकिन असल मुद्दा तो सत्ता का ही था। सल्तनत को कंट्रोल कौन करेगा, रजिया या चालीसा दल? सही। याकूत का मामला इस सत्ता संघर्ष को और तेज करने का बस एक जरिया बन गया। ये सिर्फ जेंडर या रेस का मामला नहीं था, ये सीधी सीधी पावर स्ट्रगल थी। और ये लड़ाई फिर खुले विद्रोह में बदल गई। तबर हिंद आज का भटिंडा, वहां का इक्तदार था मलिक अल्तुनिया। हाँ, उसने बगावत कर दी। रजिया खुद फौज लेकर उससे लड़ने गई, लेकिन हालात उनके खिलाफ हो गए लड़ाई में। तब उन्होंने
एक राजनीतिक दांव चला। क्या? उन्होंने अल्तुनिया से ही शादी कर ली। हाँ, ये एक कोशिश थी स्थिति को संभालने की, शायद हताश कोशिश। उन्हें लगा होगा कि शायद इससे ताकत बढ़ेगी, मिलकर दिल्ली वापस कंट्रोल करेंगे। हो सकता है। अल्तुनिया भी एक ताकतवर तुर्क अमीर था। उससे शादी करके रजिया शायद तुर्क गुट को बांटना चाहती थी या कम से कम अल्तुनिया को अपने पाले में करना चाहती थी, लेकिन ये दाव भी काम नहीं आया। हाँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब रजिया और अल्तुनिया शादी के बाद दिल्ली लौट रहे थे तो रास्ते में हरियाणा में कैथल के पास डाकुओं ने हमला कर दिया और वही दोनों मारे गए। और उधर दिल्ली में क्या हुआ? जैसे ही रजिया दिल्ली से निकली, चालीसा दल ने याकूत को पकड़कर मार डाला। ओह, तो मतलब सब कुछ उनके खिलाफ हो गया। बिल्कुल। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। दरबार की साजिशें, ताकतवर अमीरों का खुला विरोध, रजिया का महिला होना, याकूत के प्रति वो नस्लीय नफरत, इन सब ने मिलकर रजिया के पतन की कहानी लिख दी। उनका अल्तुनिया से शादी करना भी उन्हें बचा नहीं पाया, क्योंकि तब तक दिल्ली में उनके दुश्मन पूरी तरह हावी हो चुके थे। ये सुल्तान और अमीरों के बीच की वो क्लासिक लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल। अमीर अपनी ताकत बनाए रखना चाहते थे और सुल्तान के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। रजिया का शासनकाल भले ही छोटा रहा, करीब 3.5 साल का। हाँ, बहुत लंबा नहीं था। लेकिन इसने सल्तनत की जो अंदरूनी कमजोरियां थीं, जो दरबारी गुटबाजी थी, उसे एकदम सामने ला दिया। इतिहासकारों ने क्या कहा है रजिया के बारे में? ये भी बड़ा दिलचस्प है। कुछ नोट्स में एल्फिंस्टन का जिक्र है। हाँ, इतिहासकार एल्फिंस्टन। उनका कहना था कि अगर रजिया महिला ना होती तो उनका नाम भारत के महान शासकों में गिना जाता। ये बहुत बड़ी बात है। और एक उस जमाने के इतिहासकार थे मिनाजुस सिराज। उन्होंने इल्तुतमिश का दौर भी देखा था। जी, वो तो समकालीन थे। उन्होंने रजिया के बारे में लिखा है कि उसमें बादशाहत के सारे गुण मौजूद थे, सिवाय एक के कि वो औरत थी। और यही एक कमी उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गई। ये मिनहाज का कहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो उस समय थे, उन्होंने करीब से देखा था। हाँ। ये बातें रजिया के दौर की दुखद सच्चाई को दिखाती हैं कि उनमें काबिलियत थी, गुण थे, लेकिन सिर्फ उनके महिला होने की वजह से उन्हें लगातार कमजोर किया गया, साजिशें हुई और आखिर में मार दिया गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है उस समय के पूर्वाग्रहों के साथ। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मिनहाज जैसे लोग भी उन्हें काबिल मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हालात, उनका औरत होना, ये उनकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। उनका पतन उनकी नाकामी से ज्यादा उस समय की सामाजिक सोच और राजनीतिक ताकतों का नतीजा था। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि इल्तुतमिश ने कैसे एक बिखरी हुई सल्तनत को संभाला, उसे एक मजबूत शक्ल दी। हाँ, एक ठोस नींव रखी, दिल्ली को राजधानी बनाया, इक्ता, चालीसा दल जैसी व्यवस्थाएं शुरू की, नई मुद्रा चलाई, मंगोलों के खतरे से सल्तनत को बचाया और सबसे बढ़कर अपनी बेटी को वारिस चुना। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक, इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। उनका शासनकाल भले ही चुनौतियों से भरा रहा, अंत दुखद हुआ, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं भी शासन कर सकती हैं। उनका संघर्ष उस दौर की सामाजिक हकीकत, महिलाओं के प्रति नजरिए और दरबारी राजनीति को दिखाता है। काबिल होते हुए भी सफल नहीं हो पाई। हाँ, ये उस युग की सीमाओं को दिखाता है। इन दोनों शासकों इल्तुतमिश और रजिया का दौर हमें दिल्ली सल्तनत के बनने के शुरुआती संघर्षों को समझने में काफी मदद करता है। हाँ, कैसे सत्ता हासिल की जाती है, उसे लेजिटिमाइज किया जाता है, ताकतवर अमीरों को कैसे साधा जाता है या नहीं साधा जा पाता, बारी खतरों से कैसे निपटा जाता है, और समाज की सोच का शासन पर क्या असर पड़ता है, ये सब बातें इस दौर में साफ दिखती हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए ये नींव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था, वो आखिर सल्तनत के लिए फायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदायक? क्या उसने शुरुआत में सल्तनत को मजबूती दी, जैसा शायद इल्तुतमिश ने सोचा होगा, लेकिन बाद में वही दल रजिया और उनके बाद के सुल्तानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, अस्थिरता का कारण बन गया? इस पर विचार कीजिएगा।